प्रत्यार वंश। गुर्जर प्रत्यार वंश का हम देखें नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। इस वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम है वो ने गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। ध्यान में रखना, कई कई प्रतिहार में नाम मिलता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि जो नागभट्ट प्रथम था इसका संस्थापक, इसने गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की थी या इस वंश की नींव रखी थी, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम एक महान शासक था, इसने कई के साथ गलबा किया, युद्ध किया और ये अपनी सत्ता को मजबूत करता है, ठीक है। और स्थापना कब करता है? 725 ईस्वी है। ध्यान में रखना, स्थापना भी पूछ ली जाती है, छोटा क्वेश्चन बनकर पूछ सकते हैं। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की और कब की? तो नागभट्ट प्रथम ने। और कब की है? 725 ईस्वी के, ठीक है। नागभट्ट के बाद में आगे हम देखें गुर्जर प्रतिहार के अंदर, तो अगला शासक आता है। नागभट्ट का ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है, इसमें कुछ वंशों को जीतकर ये अपने वंश है प्रतिहार वंश उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। बाद में इसी के ही दो पुत्र होते हैं नागभट्ट के ही, देवपाल और कुक्कट। ये दोनों ही ज्यादा योग्य नहीं होते हैं, इसका आपको कोई वर्णन नहीं दिया गया है, योग्य शासक नहीं होते हैं, इसका कोई वर्णन नहीं है। नाम के लिए आप ध्यान में रखना, ये इसके दोनों बेटे होते हैं। और देवपाल है, इसी का ही बेटा होता है जो अगला शासक बनता है, या प्रतिहार वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है वस्त्रराज, ठीक है। तो नागभट्ट फर्स्ट के बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन बना है? वस्त्रराज बना है, ठीक है। वस्त्रराज ने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर सम्राट की उपाधि ली थी। ध्यान में रखना, सम्राट की उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले किस शासक ने ली है? तो वस्त्रराज, ठीक है। और वस्त्रराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको बताया 3 शासकों के बीच से चला है, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। पाल वंश की ओर से धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश की ओर से दुर्गे और गुर्जर प्रतिहार की वंश से सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक है, उसका नाम है वस्त्रराज, ठीक है। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता है और सभी अपनी अपनी वहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के अंदर। तो एक बार वस्त्रराज कन्नौज के अंदर आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, फिर सेकंड बार धर्मपाल करता है, फिर आता है दुर्गे तो वो करता है। इसका भी आगे वर्णन बताऊंगी मैं आपको किस प्रकार के वंश शासक यहाँ अधिकार करते हैं, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से वस्त्रराज का है और एक सम्राट की उपाधि इसने धारण की है। तो दो बातें मुख्य रूप से इसको देखने के लिए हमें मिलती है, ठीक है। अब अगला शासक आता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट द्वितीय, इसका मुख्य रूप से ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया आपके रूप में। इसने इसी के समय अरब यात्री सुलेमान आया था, ये एक बात आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के बाद में कुछ एक दो शासक और आते हैं बीच में, और इसके बाद में आता है मिहिर भोज, और इसको भोज भी कहा जाता है। मीर इसको उपाधि है, इसलिए इसने अपना नाम मीर भोज रखकर शासक बना है। और मीर भोज शांति प्रिय शासक था, ध्यान में रखना। और मीर भोज के ने
दो उपाधियां धारण की थी, आदि बरा और प्रशास और आदि बरा, दो इसने उपाधियां धारण की है। ठीक है, मीर भोज ने। ठीक है, मीर भोज के बाद में इसी का ही पुत्र बनता है जिसका नाम है महेंद्र, महेंद्र फर्स्ट। ठीक है, महेंद्र फर्स्ट मीर भोज का एक पुत्र है और अगला उत्तराधिकारी बनता है। इसके मुख्य रूप से इसके समय एक महाकवि रहते हैं जिसका नाम है राजशेखर, राजशेखर। ठीक है, महाकवि राजशेखर किसके शासनकाल में है? महेंद्र प्रथम के शासनकाल में। और ये राजकवि के द्वारा कई रचनाएं भी हैं, जैसे कंपूर मंजरी, ये इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। और इसके बाद में काव्य मीमांस और बाल रामायण और बाल भारत, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जो महेंद्र का शिष्य, इसका शिष्य भी था महेंद्र, और इसको संरक्षण भी दिया था। इसने कई प्रकार की रचनाएं भी की थी। ये महाकवि मुख्य रूप से महेंद्र की इसमें यही बात आपको देखने को मिलती है कि इस समय राजशेखर महाकवि था जिसने कई प्रकार की रचनाएं की। ठीक है, अब महेंद्र के बाद में इसी का ही पुत्र आता है जिसका नाम है महिपाल। ठीक है, महिपाल अगला शासक बनता है। और महिपाल के समय जो राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है राष्ट्रकूट वंश का शासक है इंद्र थर्ड एवं कृष्ण सेकेंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में महिपाल का संघर्ष चलता है, ध्यान में रखना। और महिपाल के इसने इंद्र ने गुर्जर इसको पराजित किया था। और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार की धीरे धीरे सत्ता समाप्त होने लगती है। और गुर्जर प्रतिहार में कई शासक किए हुए हैं। देखो, जैसे शासकों के नाम बताती हूँ मैं आपको। एक तो भोज, सेकंड हुआ, फर्स्ट तो ये पहला आ गया था मीर भोज वाला, सेकंड भोज आता है, महेंद्र सेकंड आता है, महिपाल सेकंड आता है, देवपाल आता है, विनायक पाल, ये कई अन्य शासक बैठे। ठीक है ना, भोज सेकंड हुआ, महेंद्र सेकंड हुआ, महिपाल सेकंड आया, देवपाल और विनायक पाल। और इनके बाद में एक शासक आता है राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है राज्यपाल। राज्यपाल जब यहाँ का शासक होता है उसी से समय कन्नौज पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है। और महमूद गजनवी के डर से राज्यपाल अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है और मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये बात जब बाकी राजाओं को पता चलती है, राजपूत राजाओं को, तो वो राज्यपाल से काफी नाराज होते हैं। और मोहम्मद गजनवी जब वापिस चला जाता है तब कालिंजर का राजा है चंदेल वंश का गंड। ठीक है, तो चंदेल वंश का गंड राजा एवं अन्य राजपूत मिलकर क्या करते हैं, जो राज्यपाल है उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कायरतापूर्ण कार्य किया था, सामना लेकर भाग गया था, इसलिए ये राज्यपाल को मार देते हैं मिलकर। और इसी की जगह
त्रिलोकचन को नया शासक बना देते हैं। तो राज्यपाल के बाद में कौन बना? त्रिलोकचन पाल अगला शासक बनाया जाता है। और कहते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार में इसके लगभग सत्ता समाप्त होती है और अंतिम शासक है यशपाल। ध्यान में रखना, पूछ दिया जाता है गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है यशपाल। और यशपाल के बाद में यहाँ गहडवाल वंश या राठौर वंश की स्थापना हो जाती है और गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो हमने आज गुर्जर प्रतिहार वंश का ये वर्णन देखा। सबसे पहले नागमण प्रथम है जो इस वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में उसके दो पुत्र होते हैं, देव और कुकट, वो दोनों अयोग्य होते हैं। तो देव जो बाद है उसका पुत्र बनता है वस्त्राज, जो सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण करता है और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। और उसके बाद में नागवर सेकंड आता है। नागवर सेकंड के बाद में महेंद्र आएगा, मीर हो जाएगा, फिर मीर को महेंद्र के बाद में महिपाल और महिपाल के बाद में कई अन्य शासक आते हैं। और जो इसकी घटना ध्यान रखना, राज्यपाल जब यहाँ आता है उस समय कनौज पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है, उसके भय से ये भाग जाता है और भागने के बाद कालिंदी का चंदेलवंश का शासक होता है गण, वो उसको और राजपूत साहब मिलकर उसकी हत्या करवा देता है और त्रिलोकचन को यहाँ का शासक बना देता है। और उसके बाद में कई अन्य शासक हुए हैं और अंत में यशपाल इसका अंतिम शासक होता है और इसकी यह को समाप्त करके गहडवाल वंश या राठौर वंश अपना नया उद्भव करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हम देखते हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके बारे में थोड़ा सा मैं वर्णन बता देती हूँ आपको। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में जो कन्नौज को लेकर संघर्ष चला था उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो किसको लेकर चला है? कन्नौज को लेकर, ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तीन वंश आते हैं यहाँ, तो पहले इनके नाम लिख लेते हैं। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों वंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इनके कौन कौन शासक है उनके नाम दर्शाते हैं। तो पाल वंश का जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, पहला शासक है उसका नाम है धर्मपाल। और गुर्जर प्रतिहार की वंश से पहला शासक भाग लेता है त्रिपक्षीय संघर्ष में, उसका नाम है वस्त्राज। और राष्ट्रकूट वंश की ओर से पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, उसका नाम है गुर्जर। ठीक है, तो ये इनके बीच में पहला संघर्ष होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। कन्नौज पर सभी अधिकार करना चाहते हैं। कारण क्या है? जब एक वर्धन वंश था, वर्धन वंश में सबसे पहले वर्धन वंश की जो राज्यवर्धन था या प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था राज्यवर्धन शासक बनता है। और राज्यवर्धन शासक बनने के बाद कन्नौज पर शशांक गौड़ का शासन होता है और शशांक गौड़ राज्यवर्धन के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह करवा देता है कन्नौज का जो शासक होता है उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय बाद कन्नौज का शासक की मृत्यु हो जाती है। तब हर्षवर्धन को राजश्री कहती है कि आप यहाँ कन्नौज पर आ जाइए, अधिकार कर लीजिए और अपनी राजधानी बना लीजिए ताकि मैं यहाँ संरक्षण में रह सकूं। तो हर्षवर्धन कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है और कन्नौज आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत राज्य बन जाता है। आर्थिक दृष्टि से कैसे बनता है? कन्नौज दो आब का क्षेत्र है और यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र है, इसलिए दो आब का मतलब बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है या दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको दो आब का क्षेत्र बोलते हैं और वो क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ होता है। ठीक है, तो
आंतरिक रूप से ये संगठन हो गया था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं होती है। तो मृत्यु के बाद यहाँ एक अच्छा राज्य को देखकर सभी अपने अपने वहाँ अधिकार करना चाहते हैं। ये बंगाल से हैं, ये करते हैं, ये गुजरात वाले, गुजर वाला, और ये दक्षिण के जो राष्ट्रकूट, ये अपने अपने इस पर अपना अपना अधिकार करना चाहता है ताकि अपने राज्य को शक्तिशाली बना सके। तो सबसे पहले यहाँ कन्नौज पर आक्रमण कौन करता है? गुर्जर प्रतिहार का वंश कौन है? वत्सराज। ठीक है, ये कन्नौज पर आक्रमण करता है। और कन्नौज पर उस समय आयुध वंश शासन करता है, ध्यान रखना। और आयुध वंश का शासक कौन होता है? इंद्रायुध। ठीक है, इंद्रायुध वहां का शासक होता है। तो वत्सराज क्या करता है? इंद्रायुध को पराजित करके यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लेता है। किस पर? कन्नौज पर। और सामंत के रूप में इंद्रायुध को वहां का सामंत बनाकर राज्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ध्यान दे रखना। ठीक है, तो इंद्रायुध को वत्सराज वहां का शासक बनाते हैं। ये बात जब धर्मपाल को पता चलती है तो धर्मपाल वत्सराज के साथ आक्रमण करता है, लेकिन इसमें इसकी क्या होती है? पराजय। धर्मपाल इसको वत्सराज धर्मपाल को हरा देता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है दुर्वेल, जो कौन है? राष्ट्रकूट का वंश। तो ये वैसे दक्षिण देश का राजा, लेकिन उत्तर में विस्तार करने के लिए ये भी आते हैं उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जब इनको पता चलता है कन्नौज शक्तिशाली यहाँ का राज्य है, तो वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले वत्सराज पर आक्रमण करता है, इसको हराता है। कौन करता है? दुर्वेल। ठीक है, और इसके बाद में करता है धर्मपाल पर। दोनों को हराकर ये कन्नौज पर जाता है, लेकिन ये इसको दक्षिण का राज्य भी संभालना है। तो ये दक्षिण की ओर वापस जब चला जाता है तो धर्मपाल को मौका मिल जाता है और धर्मपाल वत्सराज पर आक्रमण कर देते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। और कन्नौज पर अधिकार करके चक्रायुध नाम के सामंत को यहाँ शासक के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये धर्मपाल वाला हो गया। तो सबसे पहले वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया, राज्य बनाया, और उसके बाद में ध्रुव दोनों ने हरा दिया। ठीक है, हराकर ही वापस दक्षिण की ओर चला जाता है। तो किसको मौका मिल जाता है? धर्मपाल को। तो धर्मपाल किस पर करेगा? वत्सराज पर, और इसको हराकर अपना सामंत चक्रायुध यहाँ स्थापित करेगा। ये फर्स्ट चरण यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद में इसी का दूसरा शासक आता है देवपाल, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है। किसकी ओर से? पाल वंश की ओर से। और इसकी ओर से लेता है नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय वो लेता है। और इनकी ओर से गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड, ये भाग लेता है। तो ये सेकंड चरण के अंदर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है? जो नागभट्ट है वो गोविंद तृतीय को और देवराज को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है और कन्नौज को राजधानी भी बनाता है। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद में अगला हम चरण देखें नंबर 3 का। तो अगले देवपाल, गोपाल पाल में तो देवपाल लास्ट है। इसके बाद में इधर से कोई वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं। तो दो ही बचे केवल, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ नागभट्ट के बाद में अगला शासक है वो मीर भोज यहाँ भाग लेता है। ठीक है, मीर भोज है जिसको भोज प्रथम भी कहते हैं, मीर इसको उपाधि मिली हुई है, इसलिए इसने मीर भोज नाम से अपना राज्य कायम किया है, शासक बनाया। ठीक है, और इसके इधर से कौन लेता है? कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड, ये इस वंश के दो शासक हैं। और इस तरफ से दो और शासक भाग लेते हैं, महेंद्र और महिपाल, महेंद्र फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट, ये दोनों और इधर से भाग लेते हैं। तो यहाँ सेकंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में क्या होता है? मीर भोज का सामना होता है गोविंद और कृष्ण दोनों के साथ, ध्यान में रखना। यह नागभट्ट का राज्य समाप्त होने के बाद फिर नागभट्ट और गोविंद का होता है, जिसमें नागभट्ट गोविंद को हराता है। तो इसका बदला लेना चाहता है ये, इसलिए जैसे ही मीर भोज यहाँ का शासक बनता है, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का मीर भोज शासक बनता है, तो गोविंद इसके साथ मीर भोज के साथ युद्ध करता है और मीर भोज
हारा जाता है और गोविंद की सत्ता समाप्त होने के बाद कृष्ण सेकंड आता है। कृष्ण सेकंड भी वीरभोज के साथ युद्ध करता है और उसके बाद में आता है महेंद्र, और महेंद्र और कृष्ण सेकंड का भी दोनों के बीच में युद्ध होता है। और अंत में जो महिपाल है फर्स्ट इस वंश का, गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक, उसके साथ इंद्र तृतीय का भयानक युद्ध होता है और इंद्र तृतीय वो कन्नौज को तहस नहस से कर देते हैं, जो इतना शक्तिशाली था राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, उसको एकदम नष्ट कर देते हैं। वो सामान्य राज्य के रूप में उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान में रखना आप, अगर ये पूछ लिया जाए कन्नौज के राज्य को तहस नहस किसने किया था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक है जिसका नाम है इंद्र तृतीय, इसने कन्नौज को तहस नहस कर दिया था। और इसके महिपाल के बाद में, जैसे मैंने आप भी पढ़ा है आपको, गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो महिपाल शासक था, उसके बाद में उसकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष जो 3 वंशों के साथ होता है, पाल वंश, गुर्जर प्रत्याहार वंश और राष्ट्रकूट के वंश। और मैंने आपको बताया कौन कौन से शासक इसमें भाग लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।